हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। साथियों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल AK_एक्सप्लोरर के अंदर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लगातार थ्योरी वाली क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसी क्रम में आज हम यूनिट फर्स्ट की जो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़ है, जिसमें हम पब्लिक लाइब्रेरीज़, शैक्षणिक लाइब्रेरीज़ और नेशनल लाइब्रेरीज़ और विशेष लाइब्रेरीज़, इन सब के बारे में आज जो है विशेष रूप से पढ़ेंगे साथियों, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों। एक चीज़ बता देना चाहूँगा एक बार फिर से आपको कि मैं जो है बिल्कुल ज़ीरो लेवल से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, और मेरा जो उद्देश्य है वह ये है कि आपके पास जो कुछ ठीक है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इसके बारे में आपने पढ़ी है, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ डायरेक्ट एग्ज़ाम में पुट अप होने वाले हैं, डायरेक्ट एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन बनने वाले हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन मैं जो है लेके आ रहा हूँ। वरना एक एक छोटे छोटे टॉपिक पे जो मैं लेके आ रहा हूँ पुस्तकालय के प्रकार, तो कम से कम इस पर 4 या 5 क्लासेस हो सकती थी, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि कम समय के अंदर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छा मटेरियल है, डायरेक्ट एग्ज़ाम में पुट अप होने लायक मटेरियल है, वही आपके लिए लेके आऊँ। तो साथियों, इसी क्रम में आज हम पुस्तकालय के प्रकार को पढ़ेंगे साथियों। तो पुस्तकालय के प्रकार की अगर बात करें तो साथियों, आपको पता ही है, मुख्य रूप से मैंने पहले भी बताया था, वैसे 4 प्रकार के पुस्तकालय होते हैं। एक तो होता है पब्लिक लाइब्रेरीज़, है ना। पब्लिक लाइब्रेरीज़ के अलावा जो है आपके शैक्षणिक लाइब्रेरीज़, जिसमें 3 प्रकार के पुस्तकालय हैं। शैक्षणिक के अंदर विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। उसके अलावा हमने देखा था विशेष पुस्तकालय को, है ना। विशेष पुस्तकालय के बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दिया था। इसके अलावा चौथा प्रकार था हमारा नेशनल लाइब्रेरी, तो वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। आज हम उन्हीं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों सार्वजनिक पुस्तकालय की, किसकी? पब्लिक लाइब्रेरी की, है ना। अब पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बात करें साथियों, तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पब्लिक लाइब्रेरी लगभग आपने देखे हुए कहीं पे, जैसे उपखंड एरिया में उपखंड स्तर की लाइब्रेरी है, पंचायत एरिया में पंचायत की लाइब्रेरी है। हाल ही में राजस्थान सरकार का बजट आया था, उसमें ये भी घोषणा हुई थी कि पंचायतों में, प्रत्येक पंचायत में एक अच्छी लाइब्रेरी का जो है विकास है किया जाए साथियों, है ना। जो राजस्थान सरकार का अभी हाल ही में बजट आया उसमें घोषणा की गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी हाल ही में जो बजट था उसमें ये घोषणा की थी कि प्रत्येक पंचायत पे एक अच्छा पुस्तकालय का जो है विकास किया जाए। घोषणाएं हो रही लगातार, लेकिन उनका धरातल पे जो है अभी तक अच्छे से जो है उनका कार्य नहीं हो पाया है साथियों। तो आने वाले समय में पुस्तकालय के लिए एक बहुत अच्छा जॉब कैरियर के लिए बहुत अच्छा अवसर होगा साथियों, है ना। क्योंकि लगातार जो है घोषणाएं हो रही है, लेकिन धरातल पे काम अब आगे ना आगे तो होना ही है ना। एक ना एक दिन तो होना ही है धरातल पे काम। तो धरातल पे जब लाइब्रेरीज बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको पता ही है लाइब्रेरी, एक ही लाइब्रेरी के अंदर अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो लाइब्रेरियन होना चाहिए। उसके अलावा जैसे जैसे लाइब्रेरी आगे बढ़ेगी उसके अनुसार उसमें पोस्ट भी इंक्रीज़ होगी। तो असिस्टेंट लाइब्रेरी हो गया, रेफरेंस लाइब्रेरियन हो गया, टेक्निकल लाइब्रेरियन हो गया, है ना। कई सारी पोस्टें होती है, कैटलॉगिंग लाइब्रेरियन हो गया। तो कई सारी पोस्टें जो है लाइब्रेरी में होती है साथियों। तो जितना ज़्यादा ये फील्ड डेवलप करेगा उतना ही आपके लिए बढ़ती हैं। तो हर बजट में हमारे को देखने को मिल रहा है कि लाइब्रेरी की कंटिन्यू घोषणाएं हो रही है, लेकिन वह धरातल पे नहीं उतर रही है ना। तो आने वाले समय पे धीरे धीरे उतरने लगेगी, तो वैसे वैसे आपके लिए जॉब के कैरियर के अधिक से अधिक अवसर भी आपके लिए खुलते रहेंगे। तो साथियों, आज हम उसी में बात करते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय की। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, तो परिभाषा देखेंगे साथियों। परिभाषा वैसे सार्वजनिक पुस्तकालय आप सब जानते हैं, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए, है ना। तो वो कौन सा है? एक स्लोगन है, जनता के द्वारा, जनता द्वारा जनता के लिए, है ना, कि जनता द्वारा जनता के लिए, है ना। कौन सा पुस्तकालय के बारे में कहा गया है ऐसा? सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में। तो सबसे पहले परिभाषा इसकी देखो, ये परिभाषा सुबोध कुमार मुखर्जी की परिभाषा है। ये पहुंची जा सकती है आपको कि सुबोध कुमार मुखर्जी के द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है। तो इनके द्वारा दी गई है कि सार्वजनिक पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है जो जनता के लिए, जनता द्वारा चलाई जाती है। जो किसके लिए? जनता द्वारा जनता के लिए, है ना। तो ये ध्यान आपको
रखना है साथियों। तो ये डेफिनेशन ऐसे कैसे पूछी जा सकती है, तो सुबोध कुमार मुखर्जी आपको ध्यान में रखना है। लगभग सब बच्चों ने सुन रखा कि सार्वजनिक पुस्तकालय को कहा जाता है कि ये जनता द्वारा जनता के लिए है ना चलाया जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये किसने कहा था, ये किसकी डेफिनेशन है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, एस के मुखर्जी आपको ऑप्शन में मिल सकता है साथियों, है ना। आपको पूरा सुबोध कुमार नहीं देके एस के मुखर्जी भी ऑप्शन में दे सकता है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। एस के मुखर्जी मतलब सुबोध कुमार मुखर्जी, तो ये ध्यान में रख लेना। आगे बात करें, दूसरी डेफिनेशन है सीजी विश्वनाथन के अनुसार, है ना। तो सीजी विश्वनाथन ने क्या कहा साथियों, सार्वजनिक पुस्तकालय अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों के बिना रंग जाति अन्य किसी भेदभाव के निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करते हैं। तो विश्वनाथन ने विश्व स्तर की परिभाषा दे दी साथियों, जिसमें इन्होंने कह दिया है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना रंग जाति या अन्य किसी भेदभाव के बिल्कुल फ्री में, सभी के लिए बिल्कुल फ्री में पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना ही सार्वजनिक पुस्तकालय है ना साथियों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं यूनेस्को के पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है ये वाली, तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखना। सबसे पहले यूनेस्को के पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के अनुसार जो पब्लिक लाइब्रेरी है वह किसे कहते हैं, जो निश्चित अधिनियम द्वारा स्थापित हो। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो निश्चित अधिनियम द्वारा स्थापित हो, जिनका संचालन, दूसरा क्या है, जिनका संचालन पूर्ण रूप से जनता द्वारा हो। किसके द्वारा, जनता द्वारा। तीसरा साथियों, जिनकी सेवाओं के लिए सीधा कोई शुल्क नहीं लिया जाता हो। और चौथा है, जो पूर्ण रूप से निःशुल्क व समान रूप से समुदाय के लिए उपलब्ध हो। तो ये जो डेफिनेशन है यह आपको ध्यान में रखनी है। किसकी है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो की, है ना। ये भी ध्यान रखना, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। आपको पता है यूनेस्को द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो सबसे पहले 1949 में लाया गया था। उसके उपरांत इसमें लगातार संशोधन हुए थे। पहला इसमें संशोधन 1972 के अंदर हुआ था, और दूसरा संशोधन 1994 में, जो किसकी सहायता से हुआ था साथियों, इफ्ला की सहायता से, है ना। ये आप सभी को पता। अब आगे बात करते हैं साथियों इसके उद्देश्य, है ना। इसके उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य है, सार्वजनिक पुस्तकालय के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो देखो, सबसे पहले डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपनी पुस्तक लाइब्रेरी मैनुअल में सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्य बताया है। अब इन्होंने क्या क्या बताया साथियों, तो देखो काफ़ी अच्छे और काफ़ी जो है काफ़ी यूज़फुल उद्देश्य इसके बताए गए हैं। तो सबसे पहला है सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्य शैक्षणिक, है ना। क्या क्या कार्य, शैक्षणिक, सूचनात्मक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिक, सांस्कृतिक तथा पुराविद है। तो ये कार्य बताए गए हैं। तो साथियों सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय के शैक्षणिक कार्य क्या क्या है, यानी सब औपचारिक शिक्षा का अगर सबसे अच्छा स्रोत है तो वह है एक पब्लिक लाइब्रेरी है। वहीं सूचनात्मक, एक आम व्यक्ति को सूचनात्मक कई तरह की सूचनाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कौन करता है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय करता है। वहीं कई सारे व्यक्ति हो, जो राजनीतिक व्यक्ति है, उनको आर्थिक रूप से कई लोगों को प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में, वहीं सांस्कृतिक में, और कहीं पुराविदों को, इन सबको जो है सूचनाएं कौन उपलब्ध करवाता है, तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय ही उपलब्ध करवाता है। इन सभी क्षेत्रों में जो है सार्वजनिक पुस्तकालय का काफ़ी कुछ योगदान है साथियों। आगे बात करें तो देखो, यूनेस्को के पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के अनुसार, है ना। अब इसके उद्देश्य हम देखें तो यूनेस्को के पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के अनुसार क्या उद्देश्य है साथियों, सार्वजनिक पुस्तकालय जन शिक्षा के लिए जागृत शक्ति है। ये जनसाधारण में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा भी जागृत करती है। तो यह डेफिनेशन भी ऐसे की ऐसे देखो आपको पूछी जा सकती है, तो इसको भी याद रखना है। आगे हम बात करें साथियों, तो सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्र के स्तर, तो कौन कौन से स्तर हैं सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्र के, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय का जो सिस्टम है उसके स्तर। तो साथियों सबसे पहले बात करें तो सलाहकार समिति 1957 है, तो ये किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, भारत सरकार द्वारा के.पी. सिन्हा, है ना। सिन्हा की अध्यक्षता में जो है सलाहकार समिति भारत सरकार द्वारा 1957 में, और इसकी जो रिपोर्ट थी 1959 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करी थी, है ना। तो 1957 ने अपने प्रतिवेदन में भारत देश के लिए निम्न सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्र की अनुशंसा की है। तो कौन सा तंत्र होना चाहिए, यानी सबसे ऊपरी स्तर पे सबसे पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय होना चाहिए, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे राज्य केंद्रीय पुस्तकालय होना चाहिए, फिर तीसरे नंबर पे जिला स्तर पे जिला पुस्तकालय होना चाहिए,
फिर प्रखंडीय या ब्लॉक, हम कहते हैं ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पुस्तकालय या प्रखंडीय पुस्तकालय होना चाहिए। इसके उपरांत पंचायत पुस्तकालय, यानी प्रत्येक पंचायत में पंचायत पुस्तकालय होना चाहिए। तो ये 5 स्तर इन्होंने, यानी जो सलाहकार समिति 1959 में KP सिन्हा ने बतलाए हैं। आगे हम बात करें साथियों तो राष्ट्रीय पुस्तकालय। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में देखेंगे साथियों। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की ये डेफिनेशन है, पूछी जा सकती है चैंडलियर के अनुसार, है ना। जो राष्ट्रीय स्तर पे जो लाइब्रेरी होती है वह राष्ट्रीय पुस्तकालय होती है। तो चैंडलियर के अनुसार राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रावधान संपूर्ण राष्ट्र की रुचि को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये चैंडलियर की परिभाषा आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रावधान संपूर्ण राष्ट्र की रुचि को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। आगे बात करें राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। तो इसके 3 प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से भाग है राज्य केंद्रीय पुस्तकालय के? तो सबसे पहला भाग है स्टेट कॉपीराइट पुस्तकालय। अब स्टेट कॉपीराइट पुस्तकालय का क्या है साथियों? तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1857 व संशोधन 1954 की धारा 3 व 4 में वर्णित गतिविधियों का संचालन और राज्य में प्रकाशित समस्त पुस्तकों का संग्रहण। तो ये सारे कार्य कौन करता है? स्टेट कॉपीराइट पुस्तकालय। राज्य का एक स्टेट कॉपीराइट पुस्तकालय होता है साथियों, जो कि राज्य द्वारा जो भी इस राज्य में जो भी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं उन सब की एज ए कॉपीराइट लाइब्रेरी के रूप में यह एक लाइब्रेरी होती है। इन सब के कॉपीराइट का भी पालन करवाती है, साथ ही जो है जो भी पुस्तकें होती है उसका संग्रहण भी यह पुस्तकालय करता है। तो स्टेट लेवल पे स्टेट कॉपीराइट पुस्तकालय। आगे बात करें साथियों तो स्टेट डोरमेट्री पुस्तकालय। स्टेट डोरमेट्री पुस्तकालय क्या होता है साथियों? राज्य के विभिन्न पुस्तकालयों से निष्कासित अनुपयोगी पुस्तकों को सुरक्षित रखना, जिसमें उनकी मांग होने पर उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। यानी कि जो स्टेट कॉपीराइट पुस्तकालय है वहाँ से अगर आप बुक्स को निकाल रहे हो, जो देख रहे हो भाई ये काफ़ी टाइम तक रखी हुई है, इनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो जो अनुपयोगी पुस्तकें हैं उनको वहाँ से निकाल के कहाँ रखा जाता है? स्टेट डोरमेट्री पुस्तकालय के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टेट कॉपीराइट पुस्तकालय में जो अनुपयोगी पुस्तकें होती है उनको कहाँ निकाल के कहाँ रखा जाता है? तो स्टेट डोरमेट्री पुस्तकालय में। अगर यहाँ पे आपको दिया जाए कि इसकी जगह एक ऑप्शन में कि अनुपयोगी रीडिंग लाइब्रेरी के अंदर, तो रीडिंग लाइब्रेरी कोई लाइब्रेरी नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं हम? डोरमेट्री लाइब्रेरी, है ना। तो जो रीडिंग आउट पुस्तकें होती हैं उनको डोरमेट्री पुस्तकालय के अंदर रखते हैं। आगे बात करें साथियों तो राज्य सेवा पुस्तकालय। तो राज्य के स्थानीय निवासियों को पुस्तकालय सेवा उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी? राज्य सेवा पुस्तकालय। आगे बात करें साथियों तो जिला पुस्तकालय यह जिले के नगरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था करते हैं। इसके अधीन चल पुस्तकालय होते हैं, शाखा पुस्तकालय होते हैं, वितरण केंद्र कार्य करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि चल पुस्तकालय किसके अधीन कार्य करते हैं? तो जिला पुस्तकालय के अधीन करते हैं, न कि राज्य पुस्तकालय के अधीन। और शाखा पुस्तकालय भी जिला पुस्तकालय के अधीन करते हैं, वहीं वितरण केंद्र भी जिला पुस्तकालय के अधीन कार्य करते हैं। आगे बात करेंगे नोट की। तो नोट में क्या है? सबसे पहले पुस्तकालय सेवा सुधार कार्यक्रम। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है, पुस्तकालय सेवा में सुधार हेतु। तो ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में सम्मिलित किया गया है। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय सेवा सुधार कार्यक्रम कब से कब तक चला था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में और किसके द्वारा, है ना। तो भारत सरकार द्वारा कब से कब? 51 से 56 की जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर, है ना। कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना में। आगे बात करें साथियों विश्व दृष्टिकोण में रूस में अधिकतम व्यक्तियों को पढ़ने की आदत है, जहां औसतन एक व्यक्ति सालाना 19 पुस्तकों का अध्ययन करता है। तो ये आपको नोट जो मैंने स्पेशल नोट डाले हैं ना, तो इनको ऐसे कैसे आपको नोट डाउन कर लेना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अलग से हैं, आपको कहीं भी बुक्स में नहीं मिलेगी, है ना। तो वो आपके लिए लेके आए। विश्व दृष्टिकोण में रूस में अधिकतम व्यक्तियों को पढ़ने की आदत है, जहाँ औसतन एक व्यक्ति सालाना 19 पुस्तकों का क्या करता है? अध्ययन। और वहीं अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत में एक व्यक्ति सालाना औसतन 16 पुस्तकों का क्या करता है? अध्ययन करता है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना है। विश्व में अधिकतम व्यक्तियों को पढ़ने की आदत की बात करें तो वह रूस में है ना। किस देश में है? रूस में। और प्रतिदिन जो है 19 पुस्तकें, है ना,
एक व्यक्ति 100 प्रतिदिन नहीं, प्रतिवर्ष में, है ना, 19 पुस्तकें, और यहाँ पे भी प्रतिवर्ष में 16 पुस्तकों का अध्ययन करता है। आगे बात करें साथियों, प्रमुख सार्वजनिक पुस्तकालय के उदाहरण। तो प्रमुख भारत के जो प्रमुख सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी, उनके कुछ उदाहरण हैं। सबसे पहले दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली में स्थित है। वहीं खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है। कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में है। और एक और लाइब्रेरी है अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी, है ना। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, तमिलनाडु में, है ना। अन्ना कहाँ है, तमिलनाडु में। आगे बात करें साथियों, शैक्षणिक ग्रंथालय। तो शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय के महत्व को देखते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 के प्रतिवेदन में किसी भी शिक्षण संस्था के हृदय के रूप में पुस्तकालय का महत्व बताया है। आगे बात करें तो सामान्य रूप से शैक्षणिक ग्रंथालय, जिनमें विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ग्रंथालय को शामिल किया जाता है, उसमें 4 प्रकार के उपयोक्ताओं के शिक्षा स्तर के आधार पर उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले कौन सा है, विद्यार्थी, यानी इन सारे जो शैक्षणिक पुस्तकालय हैं उनमें कौन कौन से यूजर आते हैं। तो एक आता है विद्यार्थी, एक आता है शिक्षक, एक आता है शोधार्थी, एक आता है संस्था के विभिन्न कर्मचारी, जैसे प्रधान, संस्था प्रधान हो गया, है ना। उसके अलावा जो भी स्टाफ है, साथी स्टाफ हो गया, उसके अलावा पियोन वगैरह हो सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, संस्था के कर्मचारी, है ना। उसे अकाउंटेंट हो गए या जो भी है, आपके बाबू हो गए, तो वो सारे संस्था के कर्मचारियों में आ जाएंगे। आगे बात करें साथियों, तो शैक्षणिक ग्रंथालयों को 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। यह निम्न प्रकार के हैं, पहला विद्यालय, दूसरा महाविद्यालय, तीसरा विश्वविद्यालय। अब हम सबसे पहले बात करेंगे विद्यालय ग्रंथालय की, किसकी, स्कूल लाइब्रेरी की। तो स्कूल लाइब्रेरी का सबसे पहले उद्देश्य देखेंगे, पुस्तकें पढ़ने में जागृति, अभिरुचि पैदा करना, है ना। सबसे पहला उद्देश्य क्या है, पुस्तकें पढ़ने में बच्चों की जागृति करना और अभिरुचि पैदा करना। क्योंकि जब नया बच्चा आएगा उसको पता ही नहीं है कि पुस्तकों से हमारे को क्या मिलता है, उसको नहीं पता, पुस्तकें उसको बर्डन लगती है जब बच्चा आता है। तो बच्चों को में क्या करना है, उसको बताना कि बच्चे देखो पुस्तकों में कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। तो जब वो कहानियाँ पढ़ेंगे तो उनमें ऑटोमेटिक रुचि जागृत होगी, है ना। कितनी अच्छी अच्छी कहानियों के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है, तो वो चीज़ भी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को जो है पुस्तकें पढ़ने के लिए जागृत करेंगे। आगे पुस्तकों के प्रति प्रेम को बढ़ाना, बिल्कुल, है ना। चित्र वगैरह जो भी चित्रात्मक पुस्तकें हैं वो वगैरह देके हम उनकी क्या करेंगे, पुस्तकों के प्रति प्रेम को बढ़ाएंगे। इसके अलावा संप्रेषण कौशल को विकसित करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियाँ जैसे कहानी सुनाना, श्रव्य दृश्य कार्यक्रमों को चर्चा करना। तो संप्रेषण कम्युनिकेशन कौशल के लिए क्या करेंगे, बच्चों को कह देंगे ये कहानी पढ़ लो, पहले तो पुस्तकें दे देंगे उनको कहानी भी, उसके बाद में उन प्रत्येक बच्चे को कहेंगे कि आप ऐसा करो, पूरी क्लास को एक कहानी सुनाओ। तो एक एक बच्चे से अगर ऐसे कहानी सुनवाएंगे तो उसका जो कम्युनिकेशन कौशल है वह अब ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा साथियों। तो यह 3 प्रमुख उद्देश्य जो है बताए गए हैं विद्यालय ग्रंथालय के। आगे हम बात करें तो महाविद्यालय ग्रंथालय यानी कॉलेज लाइब्रेरी की। तो कॉलेज लाइब्रेरी के उद्देश्य साथियों, छात्रों में विभिन्न विषयों की गहन समझ विकसित करना। पहला क्या है, छात्रों में जो विभिन्न अलग अलग विषय हैं, कौन से विषय से उसके लाइफ में जो है कौन सी चीज़ वो करना चाहता है, तो उस हिसाब से उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है। तो प्रत्येक अलग अलग सब्जेक्ट के हम क्या करेंगे, उसमें गहन जो है समझ डेवलप करेंगे। इसके उपरांत उच्च शिक्षा और स्व अध्ययन के लिए छात्रों को क्या करेंगे, मार्गदर्शन भी करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, विद्यालयों, सरकारी विभागों, नागरिकों, संस्थाओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक उद्योगों को उच्चतर कार्यभार संभालने के लिए छात्रों को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो ये सारे उद्देश्य, अभी और उद्देश्य, लेकिन ये सारे आपको नोट डाउन करना, बहुत अच्छे उद्देश्य। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक उद्देश्य पूछा गया था, है ना। तो वो आएगा, अभी मैं बताऊँगा आपको। अधिक प्रबुद्ध, अधिक ज्ञानवान, उत्तरदायी नागरिकों का समूह तैयार करना। छात्रों को विभिन्न व्यवसायों जैसे विधि, आयुर्विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी इत्यादि में प्रशिक्षित करना। तो ये जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य अभी महाविद्यालय के उद्देश्य पूछा गया था
तो उसमें कई बच्चों ने क्या किया, अभी कॉलेज लाइब्रेरियन में ये एग्ज़ाम में आया था डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसमें ये भी ऑप्शन में था, जिसको कई लोगों ने क्या कर दिया, गलत कर दिया। उनको लगा कि प्रशिक्षित थोड़ी करती है कोई लाइब्रेरी, का उद्देश्य थोड़ी है कि जो है विधि आयुर्विज्ञान विशेष जो है इनमें अभियांत्रिकी टेक्नोलॉजी इत्यादि में प्रशिक्षित करना, बाकी यह भी इनका कार्य है। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है। इनमें से डायरेक्ट ऐसे कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करें साथियों, तो यहाँ बात करें डॉक्टर रंगनाथ राधाकृष्णन आयोग है ना, राधाकृष्णन आयोग जो अभी हमने देखा था 1948-49 शिक्षा आयोग है ना, वो कौन सा UGC आयोग है ना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने महाविद्यालय हेतु 6% बजट का विश्वविद्यालय महाविद्यालय कुल बजट की अनुशंसा की है ना। कुल बजट के कितने प्रतिशत, 6%। जो भी कॉलेज या महाविद्यालय का जो बजट है उसका 6% किसके लिए, तो लाइब्रेरी के लिए है ना। तो ये ध्यान में रखना है। वहीं कोठारी आयोग ने इसके लिए 10% बजट का प्रावधान किया है, यानी जो टोटल यूनिवर्सिटी का बजट है उसका 6% लाइब्रेरी के लिए। ये तो किसने कहा, राधाकृष्णन आयोग ने। और टोटल बजट का 10% लाइब्रेरी के लिए ये किसने कहा है, कोठारी आयोग ने। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है, डायरेक्ट ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब बात करें यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है ना, विश्वविद्यालय ग्रंथालय, तो इसके सबसे पहले क्या करेंगे, उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य क्या है, सरकार, उद्योग, स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, विधि, रक्षा, कृषि इत्यादि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों को बौद्धिक तथा प्रबंधकीय नेतृत्व प्रदान करना तथा उनमें सामाजिक सौदृश्यता का भाव भरना है ना। तो ये हमारा उद्देश्य है किसका, विश्वविद्यालय ग्रंथालय का। आगे बात करें दूसरा उद्देश्य, ऊपर लिखित सभी विभिन्न क्षेत्रों में शोधार्थियों को मार्गदर्शन करना ताकि शोध की उपलब्धियों का उपयोग जनजीवन के जीवन स्तर को सुधारने में किया जा सके। यानी कि जनजीवन के जीवन स्तर में सुधारने का कार्य भी विश्वविद्यालय पुस्तकालय का एक प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखो, भावी पीढ़ी के लिए ज्ञान और विचारों का संरक्षण करना, तो ये भी किसका उद्देश्य है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय का। आगे बात करें, एक नोट दिया हुआ है, कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय पुनरीक्षित समिति, जिसके अधीन स्वतंत्रता के समय 20 विश्वविद्यालय थे और आज इनकी संख्या 222 तक पहुंच गई है। यानी कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय पुनरीक्षित समिति ये एक काफ़ी पॉपुलर समिति है। तो इसके अधीन जब भारत देश आज़ाद हुआ तब 20 यूनिवर्सिटी थे, जिनकी संख्या वर्तमान में 222 तक पहुंच गई है। आगे बात करें साथियों, तो इसकी जो है M.R. विल्सन और M.F. टाबर के अनुसार विश्वविद्यालय पुस्तकालय के निम्न कार्य बताए गए हैं। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि M.R. विल्सन और M.F. टाबर के अनुसार जो है विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कितने कार्य बताए गए हैं और कौन कौन से कार्य बताए गए हैं। तो साथियों कौन कौन से हैं, देखो 6 कार्य इनके द्वारा बताए गए हैं। ये 6 कार्य है आपके सामने है ना। ये 6 के 6 कार्य आपको ध्यान रखना है। पहला है ज्ञान और विचारों का संरक्षण करना, दूसरा अध्यापन, तीसरा अनुसंधान, चौथा प्रकाशन, पाँचवा है विस्तार सेवा, छठा सैद्धांतिक तथ्यों को व्यवहारिकता में बदलवाना। तो ये 6 कार्य किसके हैं, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के। किसके अनुसार, M.R. विल्सन और M.F. टाबर के अनुसार। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है। अब बात करें विशिष्ट पुस्तकालय और सूचना केंद्रों की। तो विशिष्ट पुस्तकालय स्पेशल लाइब्रेरी की बात करें तो स्पेशल लाइब्रेरी का विकास सर्वप्रथम USA अमेरिका के अंदर हुआ था। वहीं अगर बात करें तो साथियों, अगर आपको पूछा जाए कि विशिष्ट पुस्तकालय का विकास कौन सी सदी में हुआ था, तो साथियों आपको इसका आंसर देना है 20वीं सदी में, है ना। यानी सबसे पहले 20वीं सदी में ही स्पेशल लाइब्रेरी का विकास हुआ था। तो आपको यह ध्यान में रखना है, 19वीं में नहीं हुआ था। सबसे पहले कौन से में हुआ था, 20वीं शताब्दी में, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, गलत नहीं करना है इसको। तो सबसे पहले देखो 1909 में USA में, कहाँ पे की बात हो रही है, USA में 1909 में केवल 50 विशिष्ट पुस्तकालय थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1935 में 2000 एवं 1950 में 5000 हो गई। वहीं बात करें 1968 में प्रकाशित एक डायरेक्टरी निर्देशिका के अनुसार USA एवं कनाडा में 11000 विशिष्ट पुस्तकालय थे। आज इन देशों में 20,000 से अधिक विशिष्ट पुस्तकालय विद्यमान है। तो देख लो आपके सामने है कितना तेज़ी से जो है
विशेष पुस्तकालयों के संख्या में वृद्धि हुई है। आगे बात करें साथियों तो इसी की परिभाषा विशेष पुस्तकालय की, तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, डीबी अर्नोल्ड के अनुसार। किसके अनुसार? अर्नोल्ड के अनुसार यह वे पुस्तकालय हैं जो एक प्रकार के विषय तथा एक ही प्रकार के उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अर्नोल्ड ने क्या परिभाषा दी है विशेष पुस्तकालय की, यह वे पुस्तकालय है जो एक ही प्रकार के विषय और एक ही प्रकार के उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा डीबी अर्नोल्ड की विशेष पुस्तकालय की, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो एक नोट दिया है, सामान्य तौर पर विशिष्ट ग्रंथालय अनुसंधान और विकास की गतिविधियों के लिए समर्पित होते हैं। अगर हम बात करें रिसर्च और डेवलपमेंट की, तो इसके लिए कौन से पुस्तकालय विशेष रूप से विशिष्ट पुस्तकालय है ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जब भी बात होती है R&D का, ये ध्यान रखना, R&D ये शॉर्ट फॉर्म है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट दे देता है। R&D की फुल फॉर्म क्या है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको भूलना नहीं है। R&D काफ़ी पॉपुलर वर्ड है ना, R&D, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R&D है ना, तो ये डायरेक्ट एग्जाम में आप आ सकता है, इसको ध्यान में रखना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ भी R&D लिखा हुआ है तो वहाँ इसका मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आगे बात करें साथियों तो दूसरी परिभाषा की, तो हेरोड ने अपनी पुस्तक, हेरोड की एक पुस्तक है लाइब्रेरियंस ग्लोसरी ऑफ टर्म्स, ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, 1987 में ये पुस्तक आई थी है ना, किसकी, हीरो की हेरोड की है ना। लाइब्रेरियंस ग्लोसरी ऑफ टर्म्स काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, किसकी है, 1987 में आई थी, हेरोड की है। अब इसमें परिभाषित किया है विशेष पुस्तकालयों को, तो क्या परिभाषित किया है, विशिष्ट ग्रंथालय विद्युत संगठनों, शोध संस्थाओं, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा सरकारी विभागों और यहाँ तक कि शिक्षा संस्थानों द्वारा किसी सीमित क्षेत्र में परिणित पुस्तकें तथा अन्य मुद्रित चित्रात्मक तथा अभिलेखित सामग्री का समूह है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है साथियों, आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे साथियों तो इसके उद्देश्यों की, तो इसके उद्देश्यों में हम बात करते हैं। सबसे पहले एक विशिष्ट ग्रंथालय अपने पैतृक संस्थान का अभिन्न अंग है और ये पूरी तरह से उनके कार्यक्रमों गतिविधियों में सहयोग देता है। विशिष्ट ग्रंथालय के मुख्य उद्देश्य हैं अपने पैतृक संगठन की परियोजनाओं और कार्यक्रमों के आधार पर प्रमुख विषयों के पूर्वानुमानित एवं वर्तमान संग्रह को विकसित करना। इसका ध्येय है उपयोक्ताओं को उनके क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास की नवीनतम सूचनाओं को उपलब्ध कराना। यह ग्रंथालय विशेषज्ञों को उचित शैक्षिक, तकनीकी और पल्ले की सभी प्रकार की सूचनाएं प्रदान करने में उनका सहयोग करते हैं। तो पूरी कंप्लीट डेफिनेशन आपको ऐसे के उसे उतारनी है ना, और याद भी करना है। आगे देखिए साथियों, तो 4 नंबर पे राष्ट्रीय पुस्तकालय। अब बात करते हैं किसकी, नेशनल लाइब्रेरी की। तो नेशनल लाइब्रेरी क्या है साथियों, राष्ट्र पे है ना, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो लाइब्रेरी होती है वह राष्ट्रीय पुस्तकालय होती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय मुख्यतः राष्ट्रीय संसाधनों का रखरखाव करते हैं और राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी का प्रकाशित करने का दायित्व भी निभाते हैं। कौन, नेशनल लाइब्रेरी। और आपको बता दें कि भारत की जो नेशनल लाइब्रेरी है वह कहाँ है, तो कोलकाता में है, बेलवेडियर में है ना। और इसके जो है नेशनल लाइब्रेरी पे एक विशेष अलग से क्लास आएगी, कंप्लीट क्लास सिर्फ और सिर्फ विशेष लाइब्रेरी पे होगी। जिस तरह से RRL पे हमने एक अलग से विशेष क्लास रखी है, उसी तरीके से नेशनल लाइब्रेरी पे अलग से क्लास रखेंगे। आगे बात करने साथियों, तो राष्ट्रीय ग्रंथालय राष्ट्र के साहित्य का अधिग्रहण करके उन्हें सुरक्षित रखते हैं। अधिकतर राष्ट्रीय ग्रंथालय विविध अधिकार के अधीन कॉपीराइट तथा डिपॉजिट राष्ट्र में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक व पत्रिका को प्राप्त करते हैं। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा की बात करें तो हेरोड लाइब्रेरियंस ग्लोसरी, जो हमने देखी थी अभी 1987, हेरोड लाइब्रेरियन ग्लोसरी ऑफ टर्म्स के अनुसार सरकारी ओर से संस्थापित और प्रबंधित ग्रंथालय है जो संपूर्ण राष्ट्र को सेवा प्रदान करते हैं। इनमें रखी गई पुस्तकें सामान्यतः संदर्भ के लिए ही होती है, यानी कि इनकी जो पुस्तकें होती हैं विशेष रूप से पाठक को नहीं दी जाती है, विशेष रूप से जो है संदर्भ के लिए ही होती है। तो ये विशेष वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो नेशनल लाइब्रेरी की जो पुस्तकें होती है रेफरेंस के लिए ही सामान्य रूप से उपयोग में आती है। आगे बात करें तो इसके उद्देश्यों की, उद्देश्य किसके उद्देश्य है, नेशनल लाइब्रेरी के। तो नेशनल लाइब्रेरी के सबसे पहले उद्देश्य किसने, मनीला में आयोजित रीजनल सेमिनार ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लाइब्रेरी इन एशिया एंड द पैसिफिक एरिया। इसके अनुसार
इसके अनुसार के अंतिम प्रतिवेदन में राष्ट्रीय ग्रंथालय के निम्न कार्य बताए गए हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहला, राष्ट्र के ग्रंथालयों को नेतृत्व प्रदान करना, देश में जारी किए गए सभी प्रकाशनों के लिए स्थायी संग्रह के रूप में सुनिश्चित सेवा प्रदान करना। आगे बात करें तो अन्य प्रकार की सामग्री का अधिग्रहण करना, संदर्भ ग्रंथात्मक सेवाएं प्रदान करना, सहकारी गतिविधियों के लिए समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करना और सरकार को सेवा प्रदान करना। तो ये विशेष उद्देश्य किसके हैं साथियों? तो ये उद्देश्य हैं हमारे नेशनल लाइब्रेरी के। तो साथियों, आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक आप सभी के साथियों तक इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट जल्दी ही आगे वाले वीडियो में।